तो कैसे हैं आप? चलो हम आज स्टार्ट करते हैं 11th की जो बायो है उसका फर्स्ट चैप्टर, दी लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में देखो मेनली 4 टॉपिक दिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है जीव क्या है, दूसरा जीव जगत में विविधता, तीसरा वर्गीकी संवर्ग और चौथा वर्गीकी सहायता साधन। इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक है उसको जीव क्या है, आप क्या करो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करो ना तो उसको जितने भागों में एनसीईआरटी ने बांट रखा है ना उतने में ही बांट लिया करो। और जैसे ही मान लो ये जीव क्या है ये आपका कंप्लीट हो गया तो उसके आप जैसे ही एमटीजी फिंगर टिप्स उठाओ या कोई भी आपके पास जो भी बुक है उसको उठाओ और उसकी क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे क्या आपको ये फायदा हुआ कि आपका जो भी ये टॉपिक है ना वो एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहले बोलता है जीव जीव जगत कैसा निराला है, ये तो हमें भी पता है बहुत ज़्यादा निराला है। जैसे ही हम बाहर देखते हैं कितने प्रकार के पशु पक्षी है, इस विविधता के बारे में कभी सोचा है ये कैसे आई है? चलो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जीवों के विशिष्ट प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, लवणीय यानी मीठा, जलीय झीलें, मरुस्थल और गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ये तो बात सही है। जैसे जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना पानी का, वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उन्हें एलोफिन्स बैक्टीरिया कहते हैं। और जो हम जानते हैं जो ये पशुओं का रुमेन भाग होता है उसमें मेथेनोफिल्स पाए जाते हैं, वो भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आवास में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखो ये बोला है कि सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षी, घाटियों में खिलते फूल और आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। ये तो बात सही है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे हैं दुनिया में, आप भी देखते ही रहते हैं। अरे वो वाले नहीं जो आप प्रकृति में देखते हैं वो। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्य तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग। ये पारिस्थितिक विरोध, समष्टि के सदस्य तथा समष्टि और समुदाय, ये यदि आपको शब्द समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, 12th में जो इकोलॉजी है उसमें एकदम कंप्लीट मैं समझा दूंगा क्या क्या है ये शब्द। एक बार आप ऐसे मानो पारिस्थितिक यानी जो आपको ये संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है उसको मान लो। समष्टि के सदस्य जैसे हम पीपल्स लोग हैं उनको मान लो। समष्टि जैसे समष्टि क्या है, हमारा जो ये मोहल्ला है उसको मान लो। समुदाय, समष्टि समुदाय से मिलकर बनी होती है के सहयोग। यहाँ तक कि कोशिकाओं में आणविक गतिविधियों से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। कोशिका में आणविक गतिविधियाँ क्या समझे आप? डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, जो ये आणविक गतिविधि होती है इससे भी पता चलता है कि जीवन क्या है। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर भाई हम क्यों जी रहे हैं? सक्सेस होने के लिए जी रहे हैं ना, तो आराम से देखो और ध्यान से पढ़ो। आखिर डॉक्टर बनना है, कहाँ भाग रहे हो? भागना कहीं नहीं, यहीं पे रहना है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। इस विषय पर हम चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। हाँ, इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए हमें, जीव क्या है। जीव क्या है देख लो, चिंतन करना चाहिए। और 1.1 जीव क्या है हमें बता दिया। चलो हम इसी को पढ़ते हैं। देखो, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तब हम प्राय जीव के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। ये एक्चुअली में क्या बताना चाहते हैं, जो आप 10th तक पढ़ते थे ना, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस। ये लिविंग नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव में अंतर। जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, सजीव सांस ले सकते हैं, निर्जीव सांस नहीं ले सकते, सजीव चलते हैं, निर्जीव चल नहीं सकते। ये जो थ्योरी थी ये कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए यहाँ पे हमें वो एकदम क्लियर बताया जा रहा है। जैसे हम पढ़ते थे निर्जीव सांस नहीं ले सकते, बिल्कुल राइट बात है, सजीव सांस ले सकते हैं। कई कई बार हम पेड़ पौधों को भी निर्जीव में रख देते थे, क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकते। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पेड़ पौधे भी बाकायदा भोजन बनाते हैं, वो भी श्वसन करते हैं, सब कुछ करते हैं वो। उनका भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसके बारे में भी हम आगे आराम से चर्चा करेंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। वर्दी जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूलन क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाते हैं। हाँ, हमारे तो कभी नहीं आते हैं, ना जाना एनसीईआरटी वालों का कब आ जाते हैं। तेरे आए थे क्या कभी? ये अद्भुत लक्षण जीवों के लक्षण है। वाह क्या बात कह डाली, जीवों के लक्षण है, ये तो हमें भी पता है। आप इस सूची में उपापचय, समय की प्रतिलिपि, उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रिया, समय की प्रतिलिपि यानी जनन,
समय को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ चलो विस्तार से पढ़ते हैं और क्या है। ये देख लो, सभी जीव वृद्धि करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीव के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विविधमी अभिलक्षण हैं। जीव के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना और संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि कब होगी? जब जनन होगा जीव में। संख्या में वृद्धि कब होगी? जब जीव में जनन होगा। जनन कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, यह आप सबको पता है। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा को देख लो, कोशिका विभाजन। नहीं, अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव तो और भी बहुत हैं। इसके एग्जाम्पल आपको आगे बता दिए जाएंगे। पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। इस बात को ध्यान से सुनो। देखो, पौधों में ये जो वृद्धि है ना, ये वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये वृद्धि जीवन पर्यंत होती ही रहती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करो। पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। प्राणियों में ये वृद्धि कुछ आयु तक होती है। जैसे हम जानते हैं प्राणियों में ये वृद्धि कुछ आयु तक ही होती है। जैसे हम 21 साल के बाद में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो बात अलग है कि हम सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ सब समझते हैं, है ना, वो टिड निकलना आगे। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने 21 साल के बाद में जो वृद्धि बंद कर दी है ना, तो कोशिका में विभाजन नहीं होगा। बिल्कुल विभाजन होगा। जैसे कभी कभी हमारी सेल डैमेज हो जाती है, उसके स्थान पर नई सेल आना, चोट लगनी हो तो वो वापिस एकदम मरम्मत होती है ना, तो वो सेल डिवीजन द्वारा ही होती है। देखो, लुप्त कोशिका के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके, हाँ इसीलिए तो सेल डिवीजन होता है। एक कोशिकीय जीव में भी कोशिका विभाजन द्वारा ही जनन करते हैं। हाँ, एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा ही जनन करते हैं। जैसे अमीबा देख लो, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सेल डिवीजन द्वारा ही तो जनन करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पाथ्य संवर्धन में सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिका की संख्या को गिन सकता है। बिल्कुल सही बात है, माइक्रोस्कोप से हम कोशिका की संख्या को गिन सकते हैं। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पृष्ठ पर विशिष्ट घटना है। बिल्कुल विशिष्ट घटना है। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जीव में भार होने की वृद्धि को भी वृद्धि समझा जाता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, वृद्धि को 2 टाइप्स में बांट देते हैं। 2 टाइप्स कौन सी? एक इंटरनल वृद्धि और एक एक्सटर्नल वृद्धि। इंटरनल वृद्धि जीवों में होती है, जैसे मान लो हमारे में होती है। और एक्सटर्नल वृद्धि कौन सी होगी? एक्सटर्नल वृद्धि जो है ना, वो निर्जीव में भी हो सकती है। कैसे? जैसे रेत के टिल्ले हैं, उनमें वृद्धि होना, धीरे धीरे वृद्धि हो गई। और जैसे ये ज्वालामुखी फूटती है ना, तो जो पहाड़ और पर्वत होते हैं ना, उनमें भी वृद्धि हो जाती है। जैसे आपको जीके के लिए बता दूं, रेगिस्तान में वृद्धि होना यानी किसी कारणवश रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। इस प्रकार हम वृद्धि को 2 टाइप में बांट देते हैं। अब ये जीव का विशिष्ट अभिलक्षण कौन सा है? ये है इंटरनल वृद्धि। इंटरनल वृद्धि को हम बिना अपवाद जीव का विशिष्ट अभिलक्षण कह सकते हैं। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। नहीं मानते वृद्धि, ठीक है। पर्वत, ग्लास्म तथा रेत के टिल्लों में भी वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों का एकत्रित होने के कारण होती है। ये स्पष्ट बता दिया गया है कि जो एक्सटर्नल वृद्धि है यानी जो बाह्य वृद्धि है, वो निर्जीव के सतह पर कोई भी जो कण है उनके जमा होने से होती है। ठीक है, जीव में ये वृद्धि अंदर की ओर होती है। हाँ ठीक है, ये भी बता दिया, जीव में ये वृद्धि अंदर की ओर होती है, इसीलिए वृद्धि को जीव का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। ये बात बिल्कुल सही है, वृद्धि को जीव का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं, लेकिन आंतरिक वृद्धि को तो हम मान ही सकते हैं ना। इंटरनल जो ग्रोथ है उनको तो हम जीव का विशिष्ट अभिलक्षण मान सकते हैं। ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ध्यान रखना जीव में ये वृद्धि अंदर की ओर होती है, इसलिए वृद्धि को विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में ये लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होते हैं उनका विवेचन करके ये समझना कि जीव तंत्र के लक्षण हैं।
इसी प्रकार जनन भी जीव का अभिलक्षण है। फिर से ये बोल रहा है जनन भी जीव का अभिलक्षण है। ये लाइन अभी बता रहा है, लेकिन बाद में इसके अपवाद भी आएंगे। जो किन्नर हैं वो हो गए, लाइजन और टाइजन हो गए, खच्चर हो गया, ये नरसर्मिक जो मधुमक्खी वो हो गई। वर्दी के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो सकती है। बहुकोशिकीय जीव में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, ये तो सब जानते हैं। और जनन किसको कहते हैं? जिनके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलाते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के रूप में चर्चा कर रहे हैं। देखो इसमें माता पिता बोल दे, यानी दो पेरेंटल स्पीसीज शामिल होके कोई भी एक जीव का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो हो गया लैंगिक जनन बाइगैमिट द्वारा। ठीक है। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई, कवक लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करते हैं और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये आप अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन देखो, यहाँ से करना है। लैंगिक जनन भी जीव में फंजाई, कवक अलैंगिक बीजाणु द्वारा होता है, सरलता से फैल जाते हैं, बिल्कुल हवा के साथ फैल जाते हैं। निम्न कोटि के जीव जिसे ईस्ट तथा हाइड्रा में, ये भी अंडरलाइन कर लो, मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया चपटाकर्मी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। बिल्कुल सही बात, ये अंडरलाइन कर ली ना। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में शैवाल मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशी के जीव जैसे बैक्टीरिया, एक कोशी के शैवाल, अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तो जनन की वृद्धि प्रायवाची है। ये बात बिल्कुल सही बोली है कि ये बात अंडरलाइन करने लायक भी है। इसमें यह बोला जी एक कोशी के जीव है ना, वो वृद्धि और जनन परस्पर पर्यायवाची है। जैसे अमीबा वृद्धि करेगा, वृद्धि करते ही उसमें सेल डिवीजन हो जाएगा और वो दो भागों में बंट जाएगा। तो उसमें क्या है, एक टाइप से तो वो जनन ही हो गया, वो उसकी संतति हो गई, और वृद्धि करते ही जनन हो गई, यानी जैसे ही वृद्धि होगी वैसे ही जनन हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं। पहले ही कोशिकाओं की संख्या तथा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशी के जीव में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग में विशिष्ट सुस्पष्ट नहीं है। बिल्कुल कुछ जीव ऐसे भी जो जनन नहीं करते हैं, बिल्कुल खच्चर नहीं करते, बंध्य कामकार मधुमक्खी बिल्कुल नहीं करते, अनुवर मानव युगल यानी जो ये अपने सिंड्रोमिक मैन होते हैं ना, जिसे किन्नर बोलते हैं, वो कभी जनन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें जो सेक्सुअली जो ऑर्गन होते हैं ना, वो रिड्यूस हो जाते हैं। इस प्रकार जनन भी जीव का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है। ये बात अंडरलाइन कर लो। क्या करो? अंडरलाइन कर लो। कौन सी? इस प्रकार जनन भी जीव का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, यद्यपि निर्जीव वस्तु जनन तथा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। फिर भी चलो फिर आगे चलते हैं। जीव का दूसरा अभिलक्षण उपापचयन। उपापचयन यानी वो, उपापचयन को हिंदी वर्ड छोड़ो, ये बहुत घटिया वर्ड है, इसको आप मेटाबॉलिज्म ले, सीधा सा वर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सभी जीव रसायन से बने होते हैं, रसायनों से बने होते हैं सभी जीव, बिल्कुल सही बात है। इवोल्यूशन पढ़ोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। एक मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट है, उसमें एकदम क्लियर कर दिया गया है कि टोटल जो हमारा इवोल्यूशन है वो केमिकल इवोल्यूशन है। देखो ये छोटे 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 बड़े विभिन्न वर्गों के माप के रसायन क्रिया करने से बनते हैं, जो अनुवर्त जैव अणुओं में बदलाव होता है उनका निर्माण करते हैं। ये बात सही है। अब हमारे डीएनए का घटक भी देख लीजिए, उसमें शुगर है और यानी शर्करा है, पेंटोज शर्करा है, ग्लूकोज यानी पेंटोज शर्करा है, सॉरी ग्लूकोज नहीं, और उसमें फॉस्फेट समूह है। तो ये क्या है? एक प्रकार रासायनिक है। ये परिवर्तन रासायनिक तथा उपापचय क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिकीय हो चाहे वे एक कोशिकीय हो, वे हजारों उपापचय क्रिया साथ साथ चलती रहती है। बिल्कुल हजारों उपापचय क्रिया साथ साथ चलती रहती है। अब हमारी इस हजारों वाली बात को समझने के लिए वो हमारी बॉडी लेते हैं। हमारी बॉडी में कितनी सेल है? अरबों की संख्या में सेल है।
तो उन सभी सेल में उपापचय चल रही है ना। यदि एक सेल में उपापचय होना बंद हो गया तो वहां पे तो ट्यूमर हो जाएगा, ट्यूमर यानी वहां पे कैंसर होने लग जाएगा। यदि कोई भी सेल में उपापचय होना बंद हो गया तो वहां पे तो कैंसर होने लग जाएगा। ये देख लो अरबों सेल्स है, उन सभी में एक साथ है उपापचय चल रहा है। हैं? ये लाइन क्लियर हो गई ना। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों, फंजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। ये बात कान खोल के सुन लेना, निर्जीव में उपापचय क्रिया नहीं होती। ये बात जो खोल के सुनना है सुन ला, कान, नाक, मुंह, आंख, जो भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उपापचय को हम विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी परक नली के अंदर फर्टिलाइज करा के जो यानी जो निषेचित एग है यानी फर्टिलाइजर एग है, उसको बाई वेजाइना के थ्रू यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो वो क्या बाहर भी उपापचय क्रिया तो चल रही ना। ये मुक्त तंत्र में भी उपापचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती हैं। ये इन विट्रो की बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा नोटिस कर लेना। ठीक है, जीव के शरीर से बाहर प्रकनली में उपापचय क्रिया न तो उपापचय क्रिया यानी उपापचय क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव। इसको हम जैव बोले तो काफी अच्छा है। अतः उपापचय क्रिया निरपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्र में एकांकी उपापचय क्रिया जैविक नहीं। यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रिया है, जो इन विट्रो हो रही है ना, इन विट्रो में जैविक नहीं, ये जीवित क्रिया है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। जो ये कोशिकीय संगठन है ये भी एक प्रकार का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। चलो आगे चलते हैं। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक और जैविक होते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चेतना की, यानी कॉन्शियसनेस की, स्व चेतना। मनुष्य ये एक ऐसा प्राणी है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, यानी उसमें स्व चेतना पाई जाती है। जैसे हम कभी भी कोई गर्म वस्तु को छूते हैं, जो छोटा बच्चा होता है वो छू लेता है, इस बार कभी कभी क्या है उसका हाथ भी जल जाता है। अब मुझे ही ले लो, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अब गर्म वस्तु को देखते ही बता दूंगा कि ये गर्म हो सकती है, तो मैं तो नहीं छूंगा ना। तो ये क्या होगा? ये मुझ में होगी सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हो गई मुझ में सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके प्रति संवेदना तथा प्रतिक्रिया करना, जब हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीव, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। पौधे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया कैसे दिखाते हैं? उसका सूरजमुखी, सनफ्लावर, इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आप सब जानते हैं। पानी, पानी तो टोटल पौधे इसी, जैसे मान लो आप किसी भी पौधे को पानी नहीं दे रहे हैं वो मुरझा जाएगा। पानी दोगे यानी उसको कंटिन्यूस पानी दोगे तो वो हरा भरा रहेगा। और तापमान को ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कई कई फूल होते हैं, उसमें वो विशेष तापमान आएगा ना तभी वो फूल खिलेंगे। यानी उसमें वो टेम्परेचर, उनको जितना टेम्परेचर चाहिए ना उतना टेम्परेचर यदि मिलेगा तो ही उनके फूल खिलेगा। अन्य जीवों को हम देख लो, जैसे वो छुई मुई का पौधा नहीं होता क्या, उसको हाथ टच करते ही वो मुरझा जाता है। एक प्रकार की वो भी सेंसिटिविटी है, यानी उसको हम सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। प्रदूषकों तो आप जैसे CO2 को कम करता है, इससे तो बड़ी और क्या हो सकती है इनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना तथा प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और लाइन अंडरलाइन करने लायक भी है। NCERT है ना पास में? नहीं है तो फिर यहाँ क्यों बैठा है, भाग जा भले ही। NCERT से ये अंडरलाइन कर लो अपनी NCERT में। वैसे मैं मेरी NCERT का जो लिंक है वो ड्राइव का लिंक वो आपको मैं दे दूंगा। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनन के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा प्राणी है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है, इसलिए चेतना जीव को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाते हैं। देखो
इसमें एक बात बताई है कि दीप्त काल मौसमी पर जनकों के जनन को प्रभावित करता है। इस लाइन को हम एक सिंपल वे में समझे ना, तो आप जब भी गली में बाहर निकलते हैं तो छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले नहीं देखते क्या? उसको आप हमेशा थोड़े देखते हैं। उनकी साल में 2 बार क्या है वो प्रजनन मौसम आता है। एक तो सर्दी आते ही उनका प्रजनन मौसम आ जाता है। वैसे वो हमेशा नहीं दिखते। उनका क्या फिक्स टाइम होता है, वो साल में 2 बार ही यानी पिल्ले पैदा करेगी। यानी जो कुतिया है वो बिच बोलते हैं जिसे, यानी सभी बिच साथ में ही पैदा करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बिच ने 2 महीने पहले पैदा किया, 2 महीने फिर बाद में। यानी ये सतत अभिक्रिया नहीं है, ये असतत अभिक्रिया है। ठीक है, यानी सभी साथ साथ में ही पैदा करेगी। कुत्तों का आप सबसे अच्छा उदाहरण इसमें फिट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं, और हम इतनी देर क्या कर रहे थे, तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे देखते हैं, बिल्कुल अचेत यानी जगह बेहोश हो गयो। जिनके हृदय और फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई जाती हैं। इसमें आप हार्ट और लंग्स बोले ना तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, यानी मशीनें लगाई जाती हैं, बिल्कुल वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है, यानी जो रोगी का ब्रेन होता है ना वो डेड होता है। यानी ये किस कंडीशन की बात कर रहा है? जब हम कोमा में होते हैं ना उस कंडीशन की बात कर रहा है ये, हम नहीं। यानी कोई भी जो होता है ना उसकी बात कर रहा है। हम तो कोमा में होते तो आज यहाँ पर क्या कर पाते। रोगी में स्व चेतना नहीं होती। जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापिस नहीं आ पाए, तो क्या हम जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? यह एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस बेस पर आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए आपका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका हम आंसर यदि ये देखें तो ये सजीव है। इसको हम सजीव कहेंगे। सजीव क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो उपापचय हो रही है ना, मेटाबॉलिक क्रिया हो रही है, तभी तो ये जिंदा है। हार्ट और जो लंग्स है ना वो चालू किस लिए है? वो मेटाबॉलिक क्रिया की वजह से ही चालू है, इसीलिए हम उसको सजीव कहेंगे। हाँ सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसमें, लेकिन उसका जो यानी सेल कंपोजिशन है, यानी कोशिका संगठन है और मेटाबॉलिक क्रिया है, वो तो उसमें चालू है। तभी तो भाई उसका हार्ट काम कर रहा है। यानी हार्ट की सेल है वो मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव है। इसके लिए हम इसको सजीव ही कहेंगे। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान, पृथ्वी और जैव विकास की कथा है। आपको पता लगे कि सभी जीव घटना उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रिया के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, बल्कि घटक कोशिका की पारस्परिक क्रिया के कारण होती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार कोशिका अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण होती हैं। इस लाइन को तो रट ही लेना है ना। नीट 2021 यदि इसमें से यानी क्वेश्चन आता है, यानी लिविंग वर्ड में से क्वेश्चन तो आएगा, तो 100% क्वेश्चन यहीं से उठेगा। ठीक है, इसको आप 2-3 बार आराम से लाइन को पढ़ लेना और अच्छी तरह से समझ लेना ये क्या बोल रहा है। ठीक है, उच्च स्तरीय संगठन, उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता के पदानुक्रम में ये अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वयं प्रकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, वर्तमान भूत भविष्य। ठीक है, कि सभी जीव एक दूसरे के सर्वनिष्ठ अनुवांशिक पदार्थों को साझा द्वारा संबंध होते हैं, परंतु ये पदार्थ सब में विविध अंशों में पाया जाता है। जो एक बात बोली ना, वर्तमान भूत और भविष्य। पता है हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज बंदर थे, चिंपैंजी। उनके पूर्वज कौन थे ये आपको एनिमल किंगडम में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे लेते हैं। आगे टॉपिक आता है जीव जगत में विविधता। जी, जीव जगत में विविधता, इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जीव जगत में विविधता। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और यदि अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक करना। अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
ओके बाय। तो अब चलते हैं, कोरोना में अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय।